हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीएससी एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंट तथा मनके, जिसका टॉपिक हम पढ़ेंगे शिल्प उत्पादन। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के बारे में। देखिए, शिल्प उत्पादन के बारे में अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में लोग कृषि के साथ साथ शिल्प उत्पादन भी किया करते थे। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि शिल्प उत्पादन का अर्थ होता है जिसमें शिल्पकार अपनी वस्तुओं को हाथों के माध्यम से आकार देता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुछ हम उसी शिल्प उत्पादन के विषय के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन मौजूद था। जैसे हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पत्थर के औजारों का काफ़ी यूज़ करते थे। पत्थर के औजारों का यूज़ करते थे, इसकी जानकारी हमें वहाँ पे मिले साक्ष्यों के आधार पर मिली है। जैसा कि इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत से क्षेत्रों में पत्थर के औजार मिले हैं, मनके मिले हैं, आभूषण मिले हैं, काफ़ी हद तक धातुएं मिली हैं, बाटों का प्रयोग किया जाता था, मोहरों का प्रयोग किया जाता था। ये सारे के सारे साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता में इस ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्रों में शिल्प उत्पादन का कार्य भी हुआ करता था। इसके साधारणतः वह कई धातुओं से भी परिचित थे। अब वो लोग काफ़ी सारी धातुओं के बारे में जानते थे, जिसमें से कांसा धातु प्रमुख थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कला व शिल्प काफ़ी विकसित था। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल या बहुत अच्छा उदाहरण हमें वहाँ पे मिले साक्ष्यों से पता लगता है कि वहाँ पे जो शिल्प उत्पादन का कार्य किया गया है वो बहुत हद तक विकसित था। कई स्थानों पर उत्तम कलाकृतियाँ की प्राप्ति हुई है। इसका अर्थ ये होता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी अपरिचित वस्तुएं जिनका निर्माण उस टाइम पर किया गया, यदि हम कल्पना करें कि आज उस चीज़ को हमें बनाना हो तो वो कर पाना बहुत कठिन विषय माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने काफ़ी जगहों पर बर्तनों का निर्माण, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए हैं, मूर्तियों का निर्माण किया गया है, मुद्रा का निर्माण किया गया है। ये कुछ प्रमुख, अगर हम बात करें तो ये कुछ प्रमुख शिल्प उत्पादन के क्षेत्र थे जिनका निर्माण अक्सर हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में कुछ हद तक अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ मनके मिले हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, मनके अक्सर सूक्ष्म आभूषण होते थे जो हमें हड़प्पा सभ्यता में मिले। कहा जाता है कि इनको बनाने के लिए काफ़ी हद तक कच्चा माल प्राप्त किया गया, दूसरे क्षेत्रों से इसकी सहायता ली गई होगी। तो हमें बात करते हैं कि मनके निर्माण के लिए निम्नलिखित पत्थरों से होता था वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे अक्सर हड़प्पा सभ्यता के वासी मनकों का निर्माण किया करते थे। इसमें कुछ प्रमुख के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कार्नेलियम, स्फटिक, कवच, सेलखड़ी। ये बहुत ही कीमती पत्थर हुआ करते थे। इनके माध्यम से मनकों को निर्माण होता था। तांबा, कांसा, सोना, ये भी मन के निर्माण की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। एक और बात करते हैं तो मन के दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ करके बनाए जाते थे। ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं कि मनकों का निर्माण किया गया और उन मनकों की वजह से लोगों के अंतर्गत लोग उसको, अब ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोग उसको आभूषण के रूप में इस्तेमाल करते थे, या ये मनके जो थे अक्सर हमें जो मिले हैं वो राजा महाराजाओं के परिवारों से जो संबंधित लोग थे वही इनका इस्तेमाल किया करते थे। ये हड़प्पा सभ्यता के विकास की ओर दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोगों ने शिल्प उत्पादन के विषय में मनकों को जोड़ रखा था। इसकी जानकारी इतिहासकारों ने मिले साक्ष्यों के आधार पर दी। और मनके बनाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ है, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कार्नेलिया, स्फटिक, कवच, सेलखड़ी नामक पत्थर जो हुआ करता था, तांबा था, कांसा था, ये सारे के सारे साक्ष्य जो थे ये बहुत ही कीमती हुआ करते थे। और इनको प्राप्त करने के लिए हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो था उनको दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी में बात की जाए तो सेलखड़ी पत्थर, सेलखड़ी पत्थर जो बहुत ही मूल्यवान पत्थर था, कीमती पत्थर था और बहुत ही मुलायम हुआ करता था, सॉफ्ट था ये पत्थर। और इससे यदि मनके बनाए जाते थे तो इसको पहले चूर्ण कर लिया जाता था, यानी इसको छोटे छोटे बारीक मिट्टी के आकार में इसको ढाल लिया जाता था
और उसके बाद इसको सांचे में डाल करके, यानी कि कोई अगर हमें मनका तैयार करना है तो उसको सांचे में डाल करके और इस पत्थर के माध्यम से हम उस वस्तु का आकार दे दिया करते थे। और सेलखड़ी पत्थर इतना अच्छा था, इतना अत्यधिक उससे सहायता होती थी कि इससे किसी भी काम को करने में हमें आसानी से वो कार्य हो जाया करता था। तो दोस्तों अगर हम बात करें सेलखड़ी पत्थर की, तो ये काफ़ी कीमती होने के साथ साथ हमारी विशेषताएं इस पर ये थी कि काफ़ी कीमती होने के साथ साथ इसके माध्यम से अक्सर शिल्पकार जो हुआ करते थे अपने कार्यों को आसानी से कर लिया करते। कार्नेलियम ये भी एक प्रकार का कीमती पत्थर है, इसके माध्यम से भी उत्पादन किया जाता था। तो इसमें अगर हम बात करें तो पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पका करके इसकी प्राप्ति की जाती थी। यानी कि पीले रंग तथा लाल रंग के पत्थर जो हुआ करते थे, इसको विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पका करके प्राप्ति करते थे। और कई पिंडों में पहले कुछ आकार में तोड़ा जाता था, मतलब इसको पहले काफ़ी सारे इसको आकार दे दिए जाते थे। अगर हमें कोई मूर्ति तैयार करनी है, वो छोटी मूर्ति है या बड़ी मूर्ति है, तो उस पत्थर को उस आकार में तोड़ लिया गया और उस आकार में तोड़ने के बाद उसकी फिर बारीकी से शक्ल निकालकर इन्हें अंतिम आकार दिया जाता था। इसका अर्थ होता है कि पहले तो उसको तोड़ लिया गया और तोड़ने के बाद उसको जब मिट्टी का उस पत्थर को जब मूर्ति का रूप देना है तो उसको आकार देने के लिए उसको बारीकी से उसकी शक्ल निकाल ली जाती थी, जिसके आधार पर मूर्ति का निर्माण हो जाया करता था। अब इसकी जानकारी के बारे में इतिहासकारों ने हमें जब वहाँ पे मिले साक्ष्य थे, वहाँ की जब मूर्तियाँ मिली या इस पत्थर से बनाए गए कुछ साक्ष्य मिले, तो उन साक्ष्यों के आधार पर हमें यह बताया कि इस पत्थर का इस्तेमाल या इसका यूज़ किस प्रकार से किया जाता होगा। लास्ट में इस पत्थर में जब उसको आकार दे दिया जाता था, उसको पूरी तरीके से कर लिया जाता था, तो अंत में इसकी बात की जाए तो उस पत्थर की घिसाई करना या फिर पॉलिश करना या इसमें छीत करने के साथ ही वो प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो जाती थी। और इस हम कार्नेलियम पत्थर के माध्यम से किसी मूर्ति को या किसी साक्ष्य को या किसी मृदभांड को हम प्राप्त कर लिया करते थे। तो दोस्तों हम इन साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन बहुत अधिक विकसित था। और इस विकसित होने के कारण, इस विकास के कारण मैंने आपको बता दिए कि जो वहाँ पर साक्ष्य मिले हड़प्पा सभ्यता में, जो चीज़ें मिली, या हम कार्नेलियम की बात करते हैं या हम स्फटिक की बात करते हैं या कोई भी मूल्यवान पत्थर की हम बात करते हैं, कि उन चीज़ों से बनाई गई चीज़ें थी जिनका निर्माण हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा। तो अब आइए हम उसके आगे बात करते हैं कि आखिरकार ये शिल्प उत्पादन हड़प्पा सभ्यता में इतना विकसित था, तो इसके बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा, जो कच्चा माल लगाया गया, वो कच्चा माल हमें स्थानीय स्तर पर तो उपलब्ध नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि तांबा है, कांसा है, कार्नेलियम है, स्फटिक है, कवच है, शंख है, सेलखड़ी है, काफ़ी सारे कच्चा माल है। तो ये सभी रॉ मटेरियल ज़रूरी नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में ही मिल गए हों। अब इतिहासकारों ने इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिरकार इस क्षेत्र को या इस पत्थर को या इन कच्चे माल को किन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता था, तो उसके बारे में जानकारी के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का अध्ययन किया। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। आइए इसके आगे बात करते हैं। तो कच्चे माल की प्राप्ति के तरीके देखिए, इस पर अगर हम बात करें तो मिट्टी, साधारणतः लकड़ी जैसे कुछ माल स्थानीय रूप से उपलब्ध थे। ये हम कह सकते हैं कि मिट्टी हो गई, लकड़ी हो गई या कुछ भी अन्य साक्ष्य जो हमें आसानी से मिल जाया करते थे हड़प्पा सभ्यता में ही। परंतु कुछ पत्थर, बढ़िया लकड़ी तथा धातु जोड़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगवाने पड़ते थे। अब इसके लिए हड़प्पा वासी काफ़ी सारी चीज़ों को अपनाया करते थे। अब वह दूसरे क्षेत्रों से सामान को मंगवाने के लिए, दूसरे क्षेत्र से संबंध बनाने के लिए काफ़ी सारे साक्ष्यों को उन लोगों ने अपनाया है। जैसे दूसरे क्षेत्रों से संपर्क। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बताऊं, कोई भी देश यदि उसको दूसरे क्षेत्रों के साथ व्यापार करना है या अपनी आवश्यकताओं को उसे पूरा करना है, तो उसके लिए उसको दूसरे क्षेत्रों से संपर्क होना अनिवार्य है, तभी जाकर के वो दूसरे क्षेत्रों से चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी हड़प्पा सभ्यता ने किया कि कुछ कच्चा माल स्थानीय रूप से उनको उपलब्ध था, कुछ दूर के स्थानों से उनको खरीदना पड़ता था। मिट्टी की लकड़ी स्थानीय रूप से मिल जाया करती थी, पत्थर गुणवत्ता की लकड़ी मिल जाया करती थी।
तो उनको दूसरे क्षेत्रों से मंगाने के लिए, या कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि आप किस प्रकार से यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शासकों के दूसरे क्षेत्र के शासकों के साथ संबंध अच्छे रहे होंगे। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो इसको बताने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई कि कार्नेलियम हो गया, स्फटिक हो गया, या काफ़ी सारे रॉ मटेरियल हमें वहाँ पर मिला है, या काफ़ी सारे मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो एक बात तो हमें इससे समझ आती है कि हड़प्पा सभ्यता के शासकों के दूसरे क्षेत्र के शासकों के साथ संबंध अच्छे रहे होंगे, जिस कारण वो कच्चा माल दूसरे क्षेत्रों से प्राप्त कर लिया करते थे और दूसरे क्षेत्रों से उन चीज़ों को प्राप्त करके और अपने यहाँ पर उनको निर्मित कर लिया करते थे। जैसे सिलखड़ी पत्थर हो गया, कार्नेलियम हो गया, शंख हो गया, ये सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में उपलब्ध नहीं थी। इन सभी चीज़ों को उन्होंने दूसरे क्षेत्रों से मंगाया और मंगाने के बाद उनको अपने यहाँ पर निर्मित किया, जिसके माध्यम से शिल्पकार उनको आकार दे सके। और अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात यह आती है कि हड़प्पा बस्तियां ऐसी जगह पर स्थित थी जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध था। इन बस्तियों को इन जगहों पर व्यवस्थित किया गया था जहां पर कि रॉ मटेरियल मिल सके। जैसे हम चूहुंदड़ों के बारे में बात करें तो चूहुंदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जहां से हमें शिल्प उत्पादन के बहुत सारे साक्ष्य मिले। तो यह एक ऐसी जगह पर स्थित था जहां से सामान उत्पादन केंद्रों तक पहुंचाने के लिए आसानी से मिल जाया करता था, यानी रॉ मटेरियल इसके आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध था। तो जैसे नागेश्वर और बालाकोट की अगर हम बात करें तो ये शंख के लिए प्रसिद्ध था। अक्सर यहाँ पर हमें शंख मिल जाया करते थे। और कुछ स्थल नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे अफगानिस्तान हो गया, शोगई हो गया। इन सभी क्षेत्रों से वो साक्ष्य प्राप्त कर लिए जाते थे। राजस्थान और गुजरात के लिए काफ़ी हद तक प्रसिद्ध थे। लौथर कार्नेलियम के लिए प्रसिद्ध था। तो अलग अलग क्षेत्र अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जाने जाते थे, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में शिल्प उत्पादन बहुत अधिक विकसित था। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया आज की शिल्प उत्पादन हड़प्पा सभ्यता में किस हद तक विकसित था। लोग निर्वाह करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि के साथ साथ शिल्प उत्पादन पर भी निर्भर रहा करते थे। और हमारी ये प्राचीन सभ्यता की देन रही है कि हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ या प्राचीन कोई भी सभ्यता रही हो, वह लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अक्सर शिल्प उत्पादन के क्षेत्रों पर भी निर्भर किया करते थे। थैंक यू।